फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 के बारे में जानेंगे, जो है हमारा फंडामेंटल राइट। तो राइट्स के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे आप मतलब तैयारी कर रहे हो या ना कर रहे हो, लेकिन अपने राइट्स के, अपने अधिकार के बारे में जरूर जानिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो उसको जानने से पहले हम उसका थोड़ा सा बेस जानते हैं, उसके बैकग्राउंड में क्या क्या चीजें थी वो जानते हैं। तो फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में आता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और इसका जो सबसे पहले स्टार्ट किया गया था, इसका जो मांग शुरू की गई थी वो की गई थी 1931 में, और ये शुरू की गई थी कराची अधिवेशन में, यानी कराची सेशन में। कांग्रेस के कराची सेशन में फंडामेंटल राइट्स की मांग होती है। और ये जब ये कराची सेशन हुआ तब उस समय उसके जो अध्यक्ष यानी चेयरमैन थे वो थे हमारे वल्लभ भाई पटेल जी। तो आप लोग ये बात याद रखिएगा कि 1931 में सबसे पहले पार्ट 3 यानी फंडामेंटल राइट्स की मांग उठी, और वो कहां पे हुआ था सेशन? कराची सेशन। तो थोड़े थोड़े सेशंस आप लोग कांग्रेस के जो थे वो याद कर लीजिए, अपने दिमाग में रख लीजिए। जैसे कि 1929 का जो सेशन था वो लाहौर सेशन था, तो उसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, यानी कि पूर्ण स्वराज की पहली मांग वहीं से स्टार्ट की गई थी 31 दिसंबर 1929 को। वैसे ही ये याद कर लीजिए, 1931 में सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स की कराची अधिवेशन में मांग की गई 1931 में। तो और ये जो है मतलब फंडामेंटल राइट का जो कॉन्सेप्ट है वो ये जो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है हमारे फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट। और इसी फंडामेंटल राइट के कॉन्सेप्ट को कहते हैं इंडिया का मैग्ना कार्टा। और मैग्ना कार्टा का मतलब आप लोग समझ लीजिए, मैग्ना कार्टा का मतलब होता है अधिकार पत्र, मतलब एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके बेसिस पे आप अपने अधिकारों के लिए मांग कर सकते हैं, अधिकारों का मतलब अधिकारों को जान सकते हैं। तो वो होता है मैग्ना कार्टा। तो पार्ट 3 जहां पे सारे अधिकार एक जगह लिखे रहते हैं उसको हम लोग कहते हैं मैग्ना कार्टा। ठीक है, तो ये होता है पार्ट 3 आपका मैग्ना कार्टा इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का। फिर इसको ये अब देखिए, जो जो बुलेट पॉइंट्स है, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, और पहले मैं वही आपको बताऊंगा। तो ये भी पूछा जाता है बहुत बार एग्जाम में कि फंडामेंटल राइट्स अमेंडेबल है कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इसे अमेंडमेंट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जो हमारा वो है कॉन्सेप्ट है वो आर्टिकल 368 में है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है पार्लियामेंट से। तो उसका कॉन्सेप्ट दिया गया। तो ये अमेंडेबल है, यानी कि इसको अमेंड किया जा सकता है, इसमें संशोधन किया जा सकता है। और आपको पता ही है कि जो हमारा आर्टिकल 31 था वो प्रॉपर्टी का जो राइट था, फंडामेंटल राइट ऑफ प्रॉपर्टी, तो उसको एबॉलिश किया गया, उसको हटा दिया गया, वो भी एक अमेंडमेंट ही था। तो अब देखिए ये अमेंडेबल है, ये भी सही है। फिर ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, जब नेशनल इमरजेंसी इंडिया में लगेगी, कभी भी लगती है, तो या जो आर्टिकल 352, 356 और 360 में दिया हुआ है, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि जब आर्टिकल 352 या जो भी इमरजेंसी के आर्टिकल्स हैं उसके तहत जब भी इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी इंडिया में लगेगी, तब आर्टिकल 20, ये बहुत बार पूछा गया है, इसको एकदम आप जितना स्टार चाहे उतना स्टार मार्क कर लें, बहुत बार पूछा गया है। तो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, इन दोनों आर्टिकल्स को छोड़ करके, इनमें जो बातें कही है उनको छोड़ करके ऑल फंडामेंटल राइट्स आर सस्पेंडेड, सारे फंडामेंटल राइट्स आपके हटा दिए जाएंगे, सिर्फ आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 सिर्फ लागू रहेगा। तो आर्टिकल 20 जो है और आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 में दिया हुआ है राइट टू लिबर्टी लाइफ, तो यानी कि आपके जो जीवन की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात कही गई है वो आपका लागू रहेगा। तो ये आर्टिकल 20 और 21, और 20 में दिया गया है कि जो हमारा कुछ जो उसके दोषों के विरुद्ध संरक्षण का बात किया गया है, तो उसका बात किया गया है। तो ये बात की गई है, आर्टिकल 2021 को नहीं सस्पेंड किया जा सकता है, बाकी सब सस्पेंड किए जा सकते हैं। नेशनल इमरजेंसी, और नेशनल इमरजेंसी को कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आपात, और या जहां पे 356 वाली बात आएगी वहां राज्यपाल शासन को हटा के राष्ट्रपति शासन लगाना। तो ये हो गया। तो यानी 20 और 21 आप याद रखिएगा, फंडामेंटल राइट्स आर सस्पेंडेड, जो जितने भी हैं वो सारे 20-21 को छोड़ करके सारे सस्पेंड कर दिए जाएंगे। फिर देखिए 54th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके रिलेशन में देखा जाए तो 44th जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो है 1978 में किया गया था, और इसके ही तहत क्या किया गया कि राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया, लीगल राइट बना दिया गया, फंडामेंटल राइट नहीं रह गया। तो आप याद रखिएगा। तो देखिए इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें जैसे जानते, तो जैसे हम लोग पढ़ते हैं तो जान जाते हैं कि आर्टिकल 31 या राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया गया, लेकिन आपको जो बात याद रखनी है वो ये है कि आर्टिकल 31 अकेले नहीं था जिसमें फंडामेंटल राइट प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में बात की गई थी। आर्टिकल 31 और आर्टिकल 19F,
इन दोनों को एबॉलिश किया गया। अब ये बात याद रखिएगा, ये बात कई बार एग्जाम से पूछा गया है। आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, जिसमें 31 रखा जाएगा और एक 19A कर दिया जाएगा, एक 32 रखा जाएगा, 19F कर दिया जाएगा, 31 और 19F और 30 और 19 कुछ भी जो भी कर दिया जाए। तो इस तरीके से आपको कंफ्यूज किया जाता है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि आर्टिकल 31 और 19F इन दोनों को कॉम्बिनेशन, इन दोनों को ही हटा दिया गया है, अबॉलिश कर दिया गया है, यानी ऑमिट कर दिया गया है। तो ये है, उसको चेंज कर क्या कर दिया गया, लीगल राइट। और ये भी पूछा जाता है कि जब राइट टू प्रॉपर्टी को लीगल राइट बनाया गया तो वो किस आर्टिकल में रखा गया है, तो वो रखा गया है आर्टिकल 300A के तहत रखा गया है। तो ये बात आप याद रखिएगा। अब हम देखेंगे आगे जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो 1 by 1 जो 6 हमारे राइट्स हैं। तो पहला हम क्या देखेंगे, पहला देखेंगे राइट टू इक्वलिटी, यानी कि समानता का अधिकार। तो आप लोग अपने राइट्स के बारे में जरूर जानिए, क्योंकि राइट्स को जानना हर नागरिक का हक है, अधिकार है। तो उसको पहले जानिए। और ये भी एक अधिकार है, राइट टू इंफॉर्मेशन, मतलब सूचना का अधिकार। तो हमें सूचना होनी चाहिए कि हमारे क्या क्या अधिकार हैं, इसका भी आपके पास अधिकार है। तो आइए देखते हैं आगे क्या क्या चीजें कही गई हैं आर्टिकल्स में। ये सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले राइट के बारे में, जो है राइट टू इक्वेलिटी। तो राइट टू इक्वेलिटी जो हमारा है वो है आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक, यानी राइट टू इक्वेलिटी आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 के बीच में है। तो अब 14 से लेकर 18 तक के आर्टिकल्स में है। तो इसमें देखते हैं कि जो पहला आर्टिकल 14 है, यानी कि आर्टिकल नंबर 14 अनुच्छेद 14, तो उसमें बात की जाती है इक्वेलिटी बिफोर लॉ, मतलब विधि के समक्ष समानता। तो यानी कि हमारा जो संविधान है वो इस तरीके से बनाया गया कि वो चाहे गरीब हो या अमीर हो या ऊंच नीच कोई भी हो, किसी कास्ट का हो या मतलब प्रधानमंत्री हो, मंत्री हो या एक आम नागरिक हो, तो उनकी जो कानून है हमारे देश का उसके समक्ष सभी लोग इक्वल है, इक्विवेलेंट है, समान है। तो इसीलिए इसमें बात की जाती है इक्वलिटी बिफोर लॉ में कि कोई भी हो, सबके लिए जो कानून रहेगा वो किसी के लिए वीआईपी पर्सन के लिए वीआईपी नहीं बन जाएगा या किसी गरीब आदमी के लिए गरीबी वाला नहीं बन जाएगा, वो सबके लिए इक्वल रहेगा, बराबर रहेगा। तो ये हो गया इक्वलिटी बिफोर लॉ। फिर सेकेंड आता है आर्टिकल 15, इस पे एक मूवी भी आई थी आयुष्मान खुराना जी की, तो वो आप देख सकते हैं। तो आर्टिकल 15 मूवी पे ही वो इसी पे बेस्ड वो मूवी थी। इस जो आर्टिकल हमारा 15 है वो इसी पे ही बेस्ड वो मूवी आर्टिकल 15 थी। तो इसमें कहा गया है कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ या ऑन द ग्राउंड ऑफ जेंडर, रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ। तो इन जो 5 चीजें हैं, यानी कि लिंग, जाति, धर्म और मतलब जन्मस्थान के आधार पर या फिर मतलब जो प्रजाति लोगों की होती है उसके आधार पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन है कि भेदभाव नहीं किया जाएगा, यानी कि भेदभाव का अंत या भेदभाव का निषेध, उसको कहा जाता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो ये है आपका आर्टिकल 15 में। तो ये इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट तो हालांकि सारे फंडामेंटल राइट्स हैं, लेकिन जो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे उसको मैं आपको एक बार बता दूंगा, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और फिर आर्टिकल 16 आता है। आर्टिकल 16 में आता है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट्स। तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में जो अपॉर्चुनिटी की इक्वलिटी रहती है, मतलब अवसर की समानता, लोक नियोजन में अवसर की समानता, मतलब कि अगर कोई पब्लिक या गवर्नमेंट सेक्टर का जॉब निकल रहा है या कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर की चीज निकल रही है, तो उसमें सबको समान अवसर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि किसी को बहुत ज्यादा अवसर दिया जाएगा, किसी को बहुत कम। लेकिन इसका एक्सेप्शन एग्जिस्ट करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि है कि जो दिया गया है आरक्षण, यानी कि रिजर्वेशन। तो उसको भी एक मतलब जो आपका जो ये है इसका एक्सेप्शन है, उसको रीजनेबल एक्सेप्शन बोलते हैं या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन बोलते हैं। कि क्योंकि बात ये है कि जब हमारा ये देश आजाद हुआ तो एक बहुत बड़ा तबका ऐसा था, बहुत बड़ा पार्ट ऐसा था हमारी सोसाइटी का कि जिसको बहुत ज्यादा जरूरत थी आगे लाने की, यानी कि उसको एक सपोर्ट की जरूरत थी। और जब सपोर्ट की जरूरत होती है तो लीग से हटकर ही काम करना पड़ता है। तो इसीलिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन लोगों ने क्या किया, ये वाला आर्टिकल का एक्सेप्शन निकाला कि अगर कोई भी जो भी मतलब हमारा ऐसा कोई भी ग्रुप है या तबका है कि जिसको हमें एक देना पड़े, अलग से कुछ मतलब उसके लिए करना पड़े, तो हम इसमें एक्सेप्शन डाल सकते हैं। यानी कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में हमें एक आरक्षण देना चाहिए और एक उसमें मतलब एक अपॉर्चुनिटी में देना चाहिए। तो उसमें ये बात की जाती है कि जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी किसी को पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में,
तो इसमें इक्वलिटी दी जाएगी, यानी कि उसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा कि ये ब्राह्मण का लड़का है तो इसको ज्यादा मौका देते हैं, ये गरीब आदमी का लड़का है तो इसको कम मौका देते हैं, या छोटी कास्ट का लड़का है तो ऐसा नहीं करते हैं। तो उसके लिए इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, अगर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट कोई निकल रहा है तो उसमें सबको समानता दी जाएगी, ये बात कही गई है। फिर आता है आर्टिकल 17, तो इसमें एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, जो हमारे गांधी जी थे उन्होंने अनटचेबिलिटी का एक सिरे से विरोध किया था, और ये जो एबॉलिशन किया गया ये आर्टिकल 17 में रखा गया, और इसको कहते हैं अस्पृश्यता, यानी अनटचेबिलिटी होता अस्पृश्यता। तो अस्पृश्यता का अंत किसमें दिया गया है, या एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी जो दिया गया है वो दिया गया है, तो इसमें एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी यानी कि अस्पृश्यता का अंत है। फिर आर्टिकल 18 में आता है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, यानी कि अगर कोई भी टाइटल को दी जाती थी पहले जैसे दी जाती थी कि राय साहब की उपाधि या कोई भी और अदर उपाधि जो दी जाती थी, उसका इसमें अंत किया गया, यानी एबॉलिश कर दिया गया, उसको एबॉलिशन किया गया। तो टाइटल्स कोई भी उपाधि कोई ग्रहण नहीं कर सकता है, बस ये चीज छोड़ करके, जैसे भारत रत्न हुए, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये सब जो थे, या जो सेना के मेडल्स दिए जाते हैं, उन दोनों को छोड़ करके, उन दोनों पार्ट्स को, और कोई भी उपाधि कोई किसी को नहीं देगा, ये बात की गई है आर्टिकल 18 में। तो ये था पूरा इक्वलिटी का आर्टिकल जितने भी थे। तो आपका इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं उसको बता दे रहा हूं आपको। तो उसमें इंपॉर्टेंट है एक तो एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, बहुत ज्यादा पूछता है कि किस आर्टिकल में दिया गया है, पहला हो गया। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो देता है ये इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ये इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ये काफी पूछता है, आर्टिकल 15 में पूछता है। तो यानी कि ये तीन आपके इंपॉर्टेंट हो गए इन 4-5 में से। तो आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक में ये तीन आपके इंपॉर्टेंट हो गए। तो अब मैं आपको आगे बताऊंगा कि जो हमारा है सेकंड इक्वलिटी। अब देखते हैं राइट टू फ्रीडम। आर्टिकल 19 से लेकर के आर्टिकल 22 तक राइट टू फ्रीडम होता है। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल 19 में क्या दिया हुआ है। तो आर्टिकल 19 में जो दिया हुआ है वो है फ्रीडम टू राइट टू फ्रीडम। तो राइट टू फ्रीडम की जो बात की गई है, इसमें आर्टिकल 19 में पहले 7 फ्रीडम्स की बात की जाती थी, लेकिन जब हमारा 44th अमेंडमेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में, तो 44th अमेंडमेंट एक्ट से क्या किया गया कि हमने आपको बताया कि काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में आया, बेसिकली वो आया क्यों था पहले आप ये जान लीजिए। क्योंकि जब हमारा 42nd अमेंडमेंट एक्ट आया तो उसमें मतलब काफी जो ड्रेस्टिक चेंजेस किए गए, तो उन ड्रेस्टिक चेंजेस को कंपेंसेट करने के लिए, यानी कि उनका जो इफेक्ट लोगों के ऊपर जा रहा था, काफी गहरा इफेक्ट जा रहा था, उसको थोड़ा सा कम करने के लिए ये वाला एक्ट आया था 44th अमेंडमेंट एक्ट। तो उसमें क्या किया गया कि जो हमारा ये जो राइट टू प्रॉपर्टी था उसको हटा दिया गया हमारे फंडामेंटल राइट से, और उसको 300A में, यानी कि 31 जो आर्टिकल था उसको ओमिट कर दिया गया, उसको हटा दिया गया और उसको डाल दिया गया लीगल राइट के रूप में 300A में। और जो एक और हमारा एक राइट जो हटा दिया गया फंडामेंटल राइट से, वो था 19F। तो 19F ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि लेवल थोड़ा आप हाई कर रहे हैं एसएससी वाले, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 31 के साथ कौन सा और एक आर्टिकल हटाया गया था और इन दोनों को उठा के कहां डाला गया। तो 300A वाले आर्टिकल में डाला गया, और 300A वाले आर्टिकल में डाला गया किसको किसको डाला गया, एक तो 31 वाले को और दूसरा 19F को डाला गया। तो ये बात आप याद रखिएगा। और जो 44th अमेंडमेंट एक्ट वो आया था 78 में, 1978 में, और ऐसे ही 42nd को आप याद रखिए, वो आया था 1976 में। तो इस बात को आप याद रखिएगा। फिर अब देखते हैं कि कौन कौन से जो हमारे फंडामेंटल राइट्स में 19 में है वो कौन कौन से बचे। तो 19A में आता है फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो यानी किसी को कुछ भी बोलने की स्वतंत्रता जो मिलती है वो मिलती है 19A से। तो ये जो सारे हैं आपके जो ये दिए गए हैं 19 के अंदर, तो इसको भी आप 1 by 1 याद रखिएगा। तो अच्छा देखिए, आपको ये भी लग रहा होगा कि याद कैसे रखना है, तो याद करने का भी तरीका होता है। मैं आपको तरीका किसी अदर वीडियो में बताऊंगा। तो पहले तो आप ये जो पूरा है लाइन से हमारे फंडामेंटल राइट्स है, जो भी आर्टिकल्स लाइन से दिए गए हैं, उनको पहले आप अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए। उसके बाद पढ़ने के बाद फिर याद करने का कोशिश करिए। पहले आप उसको जान तो लीजिए कि है क्या क्या चीज में। तो पहले देखिए, राइट टू फ्रीडम में फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात की जाती है, मतलब किसी को बोलने की, कुछ भी बोलने की स्वतंत्रता, यानी वाक की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता दी जाती है। तो वो होता है 19A में। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया। फिर 19B में हम देखते हैं क्या आता है। 19B में आता है टू असेंबल पीसफुली एंड विद आर्म्स। तो ये जो बात कही गई है
तो अभी आप लोग देख रहे हैं जो किसान आंदोलन चल रहा है उसमें लोग एक जगह धरना प्रदर्शन करना इकट्ठा हो रहे हैं, और अभी 26 जनवरी को जो ये सब कांड हुआ कि पूरा एकदम हंगामा हुआ, उन सबको इसी के तहत हम लोगों को छूट मिली हुई है कि हम पीसफुली कहीं भी असेंबल हो सकते हैं, एकजुट हो सकते हैं, एकत्रित हो सकते हैं और आर्म्स के साथ भी एकत्रित हो सकते हैं, लेकिन हमको अपने लिमिट में रखना होगा। ये नहीं कि आप उस आर्म का कोई गलत यूज करने लगे। आप आर्म्स के साथ भी इकट्ठा हो सकते हैं, लेकिन ये पीसफुल होना चाहिए। ये बात कही है 19B में। तो ये भी जान लीजिए आप कि जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं हमें, मैक्सिमम में हमारे पास रिस्ट्रिक्शन भी है। तो जो हमारा ये रिस्ट्रिक्शन है वो इसी के इसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए जो अभी सेक्शन 144 इंप्लीमेंट हुआ है, जो ये यूपी बॉर्डर पे, जो दिल्ली और यूपी बॉर्डर नोएडा के पास जो है उस पे इंप्लीमेंट हुआ है सेक्शन 144, तो वो इसको ही रिस्ट्रिक्ट करता है। पीसफुली जो हम असेंबल होते हैं उसको 144 के बारे में आपको बता दूं कि ये जो सेक्शन 144 है वो आईपीसी यानी कि इंडियन पीनल कोड जो है, हमारी जो क्या कहते हैं पुलिस की जो कानून संहिता है, दंड संहिता, उसके तहत उसको इंप्लीमेंट किया जाता है। और उसके सेक्शन में इसका जो मतलब ये हमारा 19B जो आर्टिकल, उसको हम मतलब उसमें रिस्ट्रिक्ट करते हैं 19F में, अरे सॉरी 141 में से 144 में सेक्शन जो है उसमें ये कहा जाता है कि कोई भी जितने भी मतलब जितने जगहों पे या जितने एरिया में वो इंप्लीमेंट किया जाता है सेक्शन 144, उतने में आप एकत्रित होकर के कोई सभा या कोई भी मीटिंग नहीं कर सकते हैं। और ये मतलब मेनली जो आम भाषा में बोला जाता है वो ये कहा जाता है, अगर धारा 144 लागू हो गई है तो कोई भी 4 लोग एक जगह खड़े होकर के बातचीत नहीं कर सकते, या एक जगह 4 से ज्यादा लोग खड़े नहीं हो सकते, ये बात की जाती है। तो ये जो है इसको उससे ही मतलब उसका जो रिस्ट्रिक्शन है वो उसी से 144 से ही हटाया जाता है। तो ये बात आप याद रखिएगा 19B। और देखिए आपको मतलब याद पढ़ने का, आप पढ़ाई करने का या किसी भी कंपटीशन के लिए तैयारी करने का तरीका ये होना चाहिए जीएस पढ़ने का कि जो करंट चल रहा है, मतलब करंट सिचुएशंस जो चल रहे हैं, तो उसको ये नहीं कि आप करंट में आप सोचते हैं कि करंट में आप गए पढ़ने तो उसमें आ जाता है कि हाँ ये मान लिया कोई भी नया पॉइंट हुआ या कोई भी नई कंट्री में कोई चेंज हुआ तो आप उसको याद करते हैं। उसको तो याद करना ही करना क्योंकि वो आता है करंट अफेयर्स में। लेकिन अभी जो रिसेंट में कोई भी घटना चल रही है उसमें उसका बैकग्राउंड, मतलब उसका जो आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल या फिर जो आपके ज्योग्राफी से अगर रिलेटेड है तो उसका लोकेशन कहां पे है, ये सारी चीजें आप साथ में देखते रहेंगे तो आपका एक इंटीग्रेटेड तैयारी होगी। और इंटीग्रेटेड तैयारी बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपको जल्दी सक्सीड करना है। तो आप देखिए ये वाला आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया 19B कि पहली बात तो फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो चलिए ये तो उतना इंपॉर्टेंट अभी नहीं हुआ है, लेकिन टू असेंबल पीसफुली और विद आर्म्स, ये बात किस आर्टिकल में कही गई है और ये हमारे किस राइट में आता है, तो इस बात को आपको आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि अभी काफी बवाल चल रहा है, तो इसको याद रखिएगा। फिर 19C में देखिए टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस। तो अभी आप लोग देख रहे हैं कि जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो किसान यूनियन के मतलब बैनर में हो रहा है, यानी किसान यूनियन कर रहा है। तो उसका जो हम लोग एसोसिएशन यूनियन बनाते हैं या कोई एसोसिएशन बनाते हैं तो उसका जो मतलब हमें आजादी दी गई है, उसका हमें जो छूट दिया गया है, राइट दिया गया, अधिकार दिया गया है, वो 19C के तहत दिया गया है। फिर 19D में देखिए टू मूव फ्रीली थ्रू आउट कंट्री, मतलब आप इंडिया में कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं। मतलब कुछ वही नॉर्थ ईस्ट वाले में थोड़ा बहुत रिस्ट्रिक्शन किया गया है, उसको छोड़ करके आप कहीं भी जा सकते हैं, किसी की कोई परमिशन की जरूरत नहीं, किसी भी स्टेट में जा सकते हैं। हालांकि जहां भी ऐसा कोई कंट्री है जैसे यूएसए है तो वहां पे आपको ऐसा नहीं कि आप किसी भी मतलब जो उनके स्टेट्स जो है, एक कंट्री में जो स्टेट्स हैं यूनाइटेड स्टेट में, तो उसमें आप ऐसा नहीं कि आप हर जगह जा सकते हैं, आपको हर जगह का अलग अलग वहां के अपने खुद की कंट्री के स्टेट्स में जाने के लिए परमिशन लेना पड़ता है। तो लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। तो ये जो हमें आजादी दी गई है वो 19D के तहत दी गई है, राइट जो हमें राइट दिया गया है। तो फ्रीली मूव करने का थ्रू आउट कंट्री, इंडिया में कहीं भी मूव करने का। फिर 19E में जो आता है वो आता है टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, एनी पार्ट ऑफ कंट्री। तो कहीं भी आप जाकर के रह सकते हैं, बस सकते हैं और वहां पे आप जाकर के पूरे तरीके से सेटल हो सकते हैं। तो इस बात की आजादी दी गई है 19E में। तो ये जो हमारा राइट है ये हमारा फंडामेंटल राइट है। फिर F को एबॉलिश कर दिया गया, जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी के तहत एबॉलिश किया गया। फिर ये जो 19G है इसमें आता है टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, यानी कि आप कोई भी व्यापार, कोई भी जो धंधा है या कोई भी जो काम है वो स्टार्ट कर सकते हैं, कोई भी प्रोफेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं। और टू कैरी एनी ऑक्यूपेशन, यानी कोई भी आप पेशा अपना सकते हैं।
तो इस बात की आजादी दी गई 19 में। तो ये था 19 का आर्टिकल 19 में जो फ्रीडम्स हमें दिए गए हैं, राइट टू फ्रीडम दिया गया, वो 19 में जो दिया गया वो पूरे इतने थे। फिर आर्टिकल 20 में हम आते हैं, तो उसमें देखते हैं प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस। मतलब अगर हमारे ऊपर कोई भी दोष या दोषारोपण किया जा रहा है तो उसके लिए हमें प्रोटेक्शन, मतलब खुद के लिए आप खुद का कानून, जो भी आपके ऊपर ऑफेंस मतलब किया जा रहा है, जो भी आपके ऊपर दोष लगाया जा रहा है, उसके लिए आपको ये अधिकार है, आपका ये मतलब मूल अधिकार है कि आप उसके लिए प्रोटेक्शन कर सकते हैं। उसके लिए आप चाहे वकील से बात कर सकते हैं और चाहे आप उसके लिए खुद सबूत इकट्ठा कर सकते हैं। तो आपको ये फ्रीडम दिया गया है, ये आपको जो है राइट टू फ्रीडम के तहत आर्टिकल 20 में इसका प्रोटेक्शन करने का आपको मतलब मूल अधिकार है ये। तो इसमें हाँ, और इसमें एक बात और कही गई है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही उसके लिए अपराध के लिए 2 सजा नहीं हो सकती, और ऐसी कोई सजा नहीं हो सकती जो जैसे मान लिया आज आपने कोई अपराध किया और उसके लिए मतलब आज आपने अपराध कर दिया और कल से कोई नया कानून लागू हो रहा है, तो नए कानून के हिसाब से आपको सजा नहीं मिलेगी, वो आपको पुराने कानून के हिसाब से ही जो जिस समय जो अपराध किया जा रहा है उस समय जो कानून था या रहेगा उसी के तहत ही आपको सजा दी जाएगी। तो इसकी बात भी ये 20A में किया गया है। तो आर्टिकल 20 में ये कहा गया कि प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस, तो ये बात कही है। फिर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, अच्छा देखिए कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं, मैं आपको लास्ट में मतलब जो ये पूरा पॉलिटी खत्म होने वाला होगा या थोड़ा सा मतलब और हम लोग कवर कर लेते हैं, ये पूरे फंडामेंटल राइट्स हमारे कवर हो जाते हैं, उसके बाद मैं बता दूंगा कि फंडामेंटल राइट्स में कौन कौन से आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है। पहले मोटा मोटा आपको याद रखना चाहिए कि हमारे जो 6 राइट्स हैं फंडामेंटल राइट्स वो कहां से कहां तक आते हैं। जैसे आर्टिकल इक्वलिटी का जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो 14 to 18 आता है। फिर उसके बाद फ्रीडम का जो राइट है वो 19 to 22 आता है। तो ऐसे फिर एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट 23, फिर ऐसे चिल्ड्रन के अगेंस्ट 24, ऐसे करके जो है ये आपको याद रखना चाहिए कि कौन सा राइट किस आर्टिकल के तहत आ रहा है, किन किन आर्टिकल्स के तहत आ रहा है। तो ये बात आपको मतलब मोटा मोटा याद रखना चाहिए। फिर मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कौन सा जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है वो, तो ये आप नेक्स्ट वीडियो या आगे उसके वीडियो जो मेरा पूरा फंडामेंटल राइट का लेक्चर खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। तो इसलिए आप वीडियो को कंटिन्यू देखिए और देखिए आगे। तो ये इंपॉर्टेंट होता है आर्टिकल 21। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें क्या किया गया, राइट टू लाइफ, पर्सनल लिबर्टी एंड डाई विद डिग्निटी, मतलब आपकी जो राइट टू लाइफ का कॉन्सेप्ट आया वो आता है आर्टिकल 21 में, इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार जो आपके दिए गए हैं वो आर्टिकल 21 में दिया गया। और ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, आपके एसएससी के जितने एग्जाम्स होते हैं उसमें भी कई बार पूछा गया है, फिर स्टेट पीसीएस और जो यूपीएससी के एग्जाम्स होते हैं उसमें भी काफी बार पूछा गया है। और ये जो राइट टू लाइफ वाला है इसी के तहत ही जो और एक इंपॉर्टेंट बात की गई वो 21A ऐड किया गया। ये भी बहुत बार पूछा गया है कि जो राइट टू फ्री एजुकेशन जो है हमारे चिल्ड्रंस के लिए, कौन से चिल्ड्रन के लिए, जो एज जिनका 6 to 14 है उतने के लिए जो हमारा ये राइट दिया गया है फंडामेंटल राइट, वो फंडामेंटल राइट दिया गया। और ये कब हुआ, तो ये बहुत बार पूछता है किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ये किया गया, किस ईयर में ये किया गया। तो ये है 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 का, ये है फ्री एजुकेशन का जो राइट दिया गया चिल्ड्रंस को एज 16 to 14 वाले जो चिल्ड्रन है उनको। तो ये आर्टिकल 21A 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 और एज 6 to 14 ये दिया गया हमारा फंडामेंटल राइट। और एक बात और कि जो आर्टिकल 21 है ये इस तरीके से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसी के तहत अभी जो 2017 में एक वो केस हुआ, प्राइवेसी का केस हुआ, तो राइट टू प्राइवेसी ये भी 21 के तहत था। मतलब आपका 21 का जो मतलब राइट दिया गया, लाइफ का जो राइट दिया गया वो इतना वास्ट है कि आपको मतलब इसमें अभी तो काफी चीजें और भी जुड़ सकती हैं इसमें। तो जो ये आधार वाला केस था कि मतलब आधार को आइडेंटिटी के तौर पे आप पूरे इंडिया में चला रहे हैं, तो इसमें भी राइट टू प्राइवेसी वाला जो केस, पुट्टास्वामी केस बहुत फेमस केस है, वो 2017 का है। तो उसका भी आप मतलब इसी से राइट टू लाइफ के ही तहत राइट टू प्राइवेसी दिया गया है। और एक और बात कि जो राइट टू लाइफ में हमारा एक और चीज ऐड किया था एनवायरमेंट प्रोटेक्शन का, उसी के तहत 2010 में 2010 में यानी 2010 में क्या किया गया, एनजीटी मतलब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010 में एनजीटी का गठन किया जाता है। वो भी राइट टू लाइफ के ही तहत किया गया, आर्टिकल 21 के तहत ही किया गया। ये एनजीटी का गठन 2010 में कि हमारा जो हरित न्यायाधिकरण बनाया गया वो इसलिए बनाया गया, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बनाया गया
कि 2010 में कि जो हमारा ये राइट टू लाइफ के तहत जो हमारे आसपास का परिवेश है, एनवायरमेंट है, वो अच्छा रहे, उसके लिए ये गठित किया गया कि हमारे जितने ऐसे केसेस रहे कि जिनमें हमें राइट टू लाइफ से रिलेटेड या एनवायरमेंट से रिलेटेड बात की जाए, तो उसको हम मतलब जो एनवायरमेंट से रिलेटेड बात की है एनजीटी के तहत ले जाए और हमारा जो काम हो वो और तेज हो जाए। क्योंकि कोर्ट्स में इतने ज्यादा कोर्ट्स में मामले जब जाते हैं कोर्ट कचहरी का मामला बहुत ज्यादा लंबा खिंचता है और इतना मतलब टाइम लग जाता है उसमें कि जो हमारा मतलब जैसे मान लिया आपको किसी प्रोजेक्ट का परमिशन लेना है कि हमें यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट लगाना है और वहां पे काफी पेड़ हैं और पेड़ कटने थे, तो परमिशन वो जैसे तैसे दे दिया गया, उसका केस उस पर किया गया, केस किया किसी पब्लिक डोमेन के पर्सन ने, तो पब्लिक ने केस किया और आपका केस चलेगा उसमें कोर्ट में, तो वो कोर्ट का केस 2 साल 3 साल 4 साल पता चले 10 साल में वो केस आपका सॉल्व हो। तो अगर 10 साल में केस सॉल्व हो रहा है तब तक तो वो अपना प्रोजेक्ट भी बना लेगा और काफी अच्छे से अच्छा खासा पैसा भी कमा लेगा, फिर बाद में वो प्रोजेक्ट तोड़ने में भी प्रॉब्लम। तो इसलिए इसको और फास्ट ट्रैक करने के लिए एनजीटी का गठन किया गया। तो एनजीटी को आप याद रखिएगा 2010 में बनाया गया था और ये बहुत बार पूछा भी गया है कि कौन से आर्टिकल के तहत बनाया गया। तो ये थे 21 आर्टिकल तक। उसके बाद जो आपका आता है वो आता है आर्टिकल 22। तो आर्टिकल 22 में जो बात कही गई है और हाँ, आर्टिकल जो 22 है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी, क्योंकि जो हमारा आर्टिकल 21 और आर्टिकल 20 आर्टिकल 22, तो ये जो तीनों हैं ये क्योंकि ये पर्सन के लाइफ से रिलेटेड है इसलिए इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। तो आर्टिकल 22 में जो दिया गया है वो जो हमारा ये अरेस्ट और डिटेंशन का जो हमारा प्रोटेक्शन है, मतलब अगर हमें कोई अरेस्ट कर रहा है और कोई हमें मतलब डिटेंशन में यानी कि हमें नजरबंद कर रहा है, तो उसे सबसे पहले हमारा ये मूल अधिकार है जानने का कि हमें किस चीज के लिए मतलब अरेस्ट किया जा रहा है, किस चीज के लिए मेरा वारंट निकला हुआ है, तो ये जानने का हमें मूल अधिकार है। तो इसीलिए इसी के तहत ये भी है कि हमें अपना जो अगर हमें मतलब ऐसे किसी केस में पकड़ा गया है या मतलब अरेस्ट किया जा रहा है कि जिसमें कि मतलब जो बेलेबल है, मतलब बेल जिसमें मिल सकती है, तो क्या किया जाएगा, मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर जो हमारे करीब के मजिस्ट्रेट रहेंगे उनके सामने हमें प्रेजेंट करना होगा। तो ये होता है आर्टिकल 22 में। आर्टिकल 22 में बात की जाती है किसके अगेंस्ट प्रिवेंशन की, डिटेंशन के और अरेस्ट के, डिटेंशन एंड अरेस्ट के अगेंस्ट जो हमारा प्रोटेक्शन है उसकी बात की जाती है आर्टिकल 22 में। तो आप ये बात याद रखिएगा कि डिटेंशन और अरेस्ट की जो प्रोटेक्शन की होती है, तो ये इस तरीके से आपके दो मतलब मिल गए इसी से रिलेटेड, एक आर्टिकल 20 और एक आर्टिकल 22। तो जो आपका 20 और 21 है ये दोनों जब हमारे इमरजेंसी का प्रोविजन आता है तो ये दोनों को छोड़ करके और सारे हमारे फ्रीज हो जाते हैं, मतलब और सारे सस्पेंड कर दिए जाते हैं और सारे लॉज नहीं उस समय इंप्लीमेंट होते हैं हमारे फंडामेंटल राइट। तो ये बात आप याद रखिएगा। दूसरी बात ये याद रखिएगा ये इसी के तहत जो हमारा अच्छा देखिए इसके तहत एक आपके लूसेंट में लंबा चौड़ा दिया हुआ है कि कौन कौन से ऐसे हमारे आर्टिकल मतलब चीजें हैं, कौन कौन से ऐसे एक्ट हैं जिसमें हमें ये संरक्षण मिल सकता है। तो उसमें काफी कुछ का जिक्र किया गया है जो हालांकि अभी अब रिलेवेंट नहीं है वो सारी चीजें। तो इसी के लिए लाया गया था निवारक निरोध अधिनियम 1950 लाया गया था, फिर मीसा एक्ट आया था जो 1971 में आया था, फिर एक पोटा एक्ट आया था। तो ये सारी चीजें थी। तो ये उतना आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप चाहें तो एक बार पढ़ सकते हैं। और वैसे ही इसमें से काफी चीजें ऐसी हैं जो अब लागू नहीं होती हैं, जो अब वो एक्ट नहीं रही हैं, उनको हटा दिया गया है। तो ऐसे काफी सारी चीजें हैं, तो उसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा मतलब सरसरी निगाह से। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम जो हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है और बाकी जितने राइट्स बचते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में पूरा एक साथ आपका लगभग 1 घंटे का एक वीडियो आएगा, वो पूरा चीजें उसमें एक बार में कवर हो जाएंगे और उसमें ही मैं बताऊंगा कि कौन कौन से आर्टिकल्स ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो वो वाला वीडियो मत मिस करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।